that the Post Office Bill 2023 be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. बिग ब्रदर सिंड्रोम, यानी कि हर तरीके से अपने नागरिकों पर सर्वेलेंस रखना, वो क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, चिट्ठी पत्र में क्या लिखकर भेज रहे हैं, उस पर सरकार की आंखें रहें, सरकार को मालूम रहे, ये बिग ब्रदर सिंड्रोम है। और मैं एक बार फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ सदन के फ्लोर पे कह रहा हूं कि पोस्ट ऑफिसेस को प्राइवेटाइज करने का कोई इसमें प्रावधान नहीं है और कोई सरकार की मंशा नहीं। रविवार 3 दिसंबर 2023 को 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित हुए। 4 में से 3 में केंद्र में शासित भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन इन नतीजों के एक दिन बाद ही संसद में शीतकालीन सत्र भी शुरू हो गया है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही संसद स्थगित हुई, हंगामा हुआ, विरोध प्रदर्शन देखे गए, बिल पेश किए गए, लेकिन एक ऐसा विधेयक भी पास हो गया जिसे लेकर देश में संशय बना हुआ है। इस विधेयक का नाम है डाकघर विधेयक 2023। राज्यसभा ने सोमवार को डाकघर विधेयक 2023 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इसका मकसद भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को निरस्त करना और देश में डाकघर से जुड़े कानूनों को समेकित और संशोधित करना है। इस कानून के जरिए कई प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया, साथ ही सुरक्षा संबंधी उपाय भी किए गए। इसे विधेयक को लेकर कई लोगों के मन में यह आशंका थी कि अब से डाकघरों का निजीकरण किया जाएगा। इस पर से भी पर्दा हट गया है। डाकघर विधेयक को लेकर संसद में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा, पहले आप वही सुन लीजिए। 125 साल पुराने इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट को अमेंडमेंट करने के लिए बिल लेके आया गया है, पोस्ट ऑफिस बिल 2023। जैसा हम सब जानते हैं माननीय सभापति महोदय, डाक और डाकघर और डाकिया ये एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन पे देश भर में जन जन में बहुत ही एक बड़ा विश्वास है। 125 साल पुरानी संस्था को एक समय था जब लग रहा था कि ये इररिलेवेंट हो जाएगा। विशेषकर जो यूपीए का पीरियड था, उस पीरियड में तो प्रैक्टिकली डाक और डाकघर को एक तरीके से फेज आउट करने की नौबत आ गया था। लेकिन पिछले 9 वर्षों में जिस तरह से पोस्ट ऑफिस और पोस्टल इंस्टीट्यूशन को रिवाइव किया गया है, उस रिवाइवल का रिफ्लेक्शन है इस नए बिल में। अश्विनी वैष्णव के इस बिल को पेश करने के बाद शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इस बिल में जो बदलाव होने चाहिए थे वो बदलाव नहीं किए गए, बल्कि ऐसे बदलाव किए गए हैं जिन किसी की भी जिम्मेदारी निर्धारित नहीं है। पर अनफॉर्चुनेटली क्लॉज 9 और क्लॉज 10, मैं मानती हूँ रिफॉर्म के आड़ में हम ऐसे क्लॉजेस डाल रहे हैं जो सर्वेलेंस से कम नहीं है। जिस तरीके से एक महीने पहले मैंने माननीय मंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी थी, जब हमारे फ़ोन्स पे एक मैसेज आया था कि स्टेट स्पॉन्सर्ड सर्वेलेंस, जिसका मतलब है एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के स्टेट स्पॉन्सर्ड सर्वेलेंस अटैक हो रहा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं हुआ है, आज तक मुझे उनकी चिट्ठी का जवाब भी नहीं मिला है। सेम चीज़ अब हम यहाँ पे देख रहे हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में, नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में सर्वेलेंस, इसके आड़ में सर्वेलेंस। और सर्वेलेंस यहाँ पे क्या इंटरसेप्शन क्या क्या कह रहा है, किस किस चीज़ों पे इंटरसेप्शन कर सकते हैं, अंडर विच रूल्स, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, इमरजेंसी, पब्लिक सेफ्टी, कॉन्ट्रावेंशंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस बिल और एनी अदर लॉज। इमरजेंसी को गाली देने वाले आज इमरजेंसी की आड़ में आपका वो कर सकते हैं, इंटरसेप्शन कर सकते हैं पार्सल्स का। दूसरी चीज़ क्लॉज नंबर 10 कि कोई लायबिलिटी नहीं है, सर्विसेज में अगर दिक्कत हो, फॉल्ट हो, कोई लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटी कौन डिसाइड करेगा? केंद्र सरकार करेगी, उस बिल में प्रावधान है। तो इस बिल में हम ये क्यों नहीं कह सकते हैं देयर विल बी लायबिलिटीज इफ देयर इज लैक ऑफ सर्विसेज? ये मुझे इस बात से बड़ी दिक्कत है कि सरकार डिसाइड करेगी कि किस तरीके से लायबिलिटीज डिसाइड होंगी। खुली छूट दी जा रही है डायरेक्टर जनरल साहब को और उनके ऑफिसर्स को कि इंटरसेप्शन के नाम पे वो गुड्स को डैमेज भी कर सकते हैं, लेटर्स खोल सकते हैं, प्रिवेसी का हनन हो सकता है, पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
प्रियंका चतुर्वेदी के अलावा 115 दिन के सस्पेंशन के बाद लौटे राघव चड्ढा को भी बिल पर बोलने का मौका मिला है। उन्होंने इस बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस बिल में 2 बड़े खतरनाक प्रावधान हैं। सर, ये कानून को अगर बारीकी से पढ़ा जाए तो इसमें 2 बड़े खतरनाक प्रावधान हैं, सेक्शन 9 और सेक्शन 10। ये ऐसे खतरनाक प्रावधान हैं जो भारतीय डाक सेवा को, इंडियन पोस्टल सर्विस को इतनी शक्तियां दे देंगे कि वे किसी भी शिपमेंट को, कंसाइनमेंट को, पोस्ट कोड, चिट्ठी को खोलकर उसे सीज कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, उसे इंटरसेप्ट कर सकते हैं और उसके सब्सिक्वेंटली जो एक्शन उस पर लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और इसके कोई रूल्स, कोई प्रोसीजर, कोई दायरा, कोई क्राइटेरिया बिल्कुल भी इस पूरे कानून में नहीं लिखा गया है। मैं पहले सेक्शन 9 पढ़ के सुनाना चाहूंगा, फिर विस्तार से अपनी बात रखूंगा। सेक्शन 9 कहता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एम्पावर एनी ऑफिसर टू कॉज एनी आइटम इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय द पोस्ट ऑफिस टू बी इंटरसेप्टेड, ओपनड और डिटेन्ड in the interest of 1, security of state, 2, friendly relations with foreign states, 3, public order, 4, emergency, and 5, upon the occurrence of any contravention of any provisions of this act or any other law for the time being in force। यानी कि इन 5 सिनेरियोज में पूरी शक्ति है इंडियन पोस्टल ऑफिस को कि वो किसी के भी डाक को या कंसाइनमेंट शिपमेंट को इंटरसेप्ट कर सकती है, डिटेन कर सकती है, खोल सकती है। इसमें 7 बड़ी समस्याएं हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला है बिग ब्रदर सिंड्रोम, यानी कि हर तरीके से अपने नागरिकों पर सर्वेलेंस रखना, वो क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, चिट्ठी पत्र में क्या लिखकर भेज रहे हैं, उस पर सरकार की आंखें रहें, सरकार को मालूम रहे। ये एक बिग ब्रदर सिंड्रोम है जिससे ये बिल पूरी तरीके से पीड़ित नजर आता है सर। दूसरा सबसे बड़ा इसमें जो समस्या निकल कर आती है वो ये है कि ये बिल प्रोसीजर स्पेसिफाई करने में फेल हो जाता है कि वो कौन से ऐसे प्रोसीजर है जिसके तहत आप किसी डाक को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, खोल सकते हैं या डिटेन कर सकते हैं। ये एक आर्बिटरी शक्ति नहीं हो सकती है, ये शक्ति निर्धारित होनी चाहिए कि ऐसे कौन से इमरजेंसी या फ्रेंडली स्टेट्स को आप फायदे पहुंचाने चाहते हैं जिसके चलते, या खास तौर पे किसी भी प्रावधान, किसी भी कानून का कोई वायलेट होता है तो वो आपको शक्तियां दे देता है कि आप किसी की भी डाक रोक लें। ये इसमें दूसरी बड़ी खामी है सर। तीसरी बड़ी खामी है कि जिन ग्राउंड्स को स्पेसिफाई किया गया है कि किन ग्राउंड्स के तहत आप किसी के भी डाक को या शिपमेंट को खोल सकते हैं, कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं, वो ग्राउंड्स बहुत वेग हैं। वो किसी भी शिपमेंट को रोकने के लिए या किसी भी कंसाइनमेंट या चिट्ठी या डाक को रोकने के लिए कोई भी कानून पकड़कर या कोई भी मनगढ़ंत कहानी बनाकर आप उसे रोक सकते हैं। इतने वेग ग्राउंड्स ये कानून भारतीय डाक सेवा को देने जा रहा है। विपक्ष के प्रश्नों पर बाद में अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया और यह साफ किया कि डाकघरों को प्राइवेट करने की सरकार की अभी कोई भी मंशा नहीं है। The second point which was raised by many honorable members was about the liability of the post office employees. Even now, Honorable Chairman Sir, the liability of the employees, whenever there is a negligence or a willful act by which the services which are supposed to be did today, that bill also provides for the liability in those cases. The clause regarding no liability, that is a clause which is given because post office people they are basically public servants, that's why that clause has been given. The third major point which was raised by many honorable members was about the employment, PSU privatization. Very clearly, there is absolutely no question of privatization of the post offices. We have very categorically said, और मैं एक बार फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ सदन के फ्लोर पे कह रहा हूँ कि पोस्ट ऑफिसेस को प्राइवेटाइज करने का कोई इसमें प्रावधान नहीं है और कोई सरकार की मंशा नहीं। जो
इस बिल में लाया गया है वो बेसिकली पोस्टल नेटवर्क की सर्विसेज को विस्तार करने का है। पहले केवल मेल, डाक, इसके लिए पोस्ट ऑफिसेज का कानून के अंदर प्रावधान था और अब उसका विस्तार करके बाकी कई तरह की सर्विसेज को लाया जा सकता है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में कई बिलों पर चर्चा हुई। आगे भी कई और बिल पेश किए जाएंगे, जिससे जुड़ा हर अपडेट आपको मिलेगा सिर्फ दी लल्लन टॉप पर। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।